कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। आज ये कहानी है भारतीय सिनेमा के उस महान एक्टर की जिसे पहला स्टार कहा गया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। जब दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे एक्टर अपनी पहचान बनाने में लगे थे, उस समय वो सुपरस्टार बन चुका था। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बैजू बावरा के नाम से मशहूर हुए एक्टर भारत भूषण की। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। आखिर कैसे वो फिल्मों के लिए इतने पागल हो गए थे कि अपने ही पिता से भिड़ गए थे। कैसे जो भारत भूषण बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर थे वो अचानक से कंगाल हो गए, और जिसके पास विदेशी गाड़ियां हुआ करती थीं वो बसों में धक्के खाने को मजबूर हो गए। हालात की उलझन सुलझाऊं। रामायण की मंदोदरी से उनका क्या संबंध था? भारत भूषण की मौत आखिर कैसे हुई? जानेंगे भारत भूषण की जिंदगी की अनसुनी और रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक बूढ़े बाप को बचाना तेरी नजरों में गुनाह है, पाप है, तो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मैं तुझसे नहीं मांगूंगा। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को यूपी के मेरठ में हुआ था। उनके पिता का नाम था राय बहादुर मोतीलाल, जो पहले अलीगढ़ में रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में मेरठ में आकर बस गए थे। भारत भूषण के जन्म के 2 साल बाद ही उनकी मां इस दुनिया से चल बसी थी। भारत भूषण के पिता एक वकील थे और वो भारत भूषण को भी एक वकील ही बनाना चाहते थे। उन्हें सिनेमा से नफरत थी, मतलब इतनी थी कि घर में उन्होंने फिल्में देखने पर ही बैन लगा रखा था। भारत भूषण का एक भाई भी था, आर चंद्रा, जिसने आगे चलकर भारत की जिंदगी ही बर्बाद कर दी, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। मंजिल का पहला सफर है और तू मेरा दोस्त होकर भी मुझे नर्वस कर रहा है। अबे नर्वस नहीं कर रहा, तेरी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ, हिम्मत। भारत भूषण एक दिन अपने भाई के साथ पिता को बिना बताए एक मूवी देखने के लिए चले गए, लेकिन जब वो लौटकर घर पर आए तो पिता ने उन्हें इस बात के लिए खूब पीटा, और इतना पीटा कि भारत भूषण अपने ही पिता को नापसंद करने लगे। और इसके बाद उनके और उनके पिता के बीच में कभी बाप बेटे वाले रिश्ते नहीं रह पाए। भारत भूषण सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें वकील बनाने पर तुले हुए थे, और इन सब से वो इतना परेशान रहने लगे कि एक दिन भारत भूषण ने घर ही छोड़ दिया। मैं तंग आ गया हूँ इस दुनिया से, बड़ी बेरहम है दुनिया और बड़े बेदर्द लोग हैं इसमें। उन्होंने सिंगर बनने के लिए खूब चक्कर लगाए, खूब दौड़ धूप भी की, लेकिन गायकी में भारत भूषण को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने एक्टर बनने का मन बना लिया। 1941 में उन्हें एक मूवी में काम करने का ऑफर मिला जिसका नाम था भक्त कबीर, लेकिन इस मूवी को बनने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और इसी समय उन्हें एक और मूवी में काम मिला जिसका नाम था चित्रलेखा, और ये मूवी 1941 में ही रिलीज हुई थी, और इस तरह से यही भारत भूषण की पहली मूवी बन गई। हालांकि पहली बार उन्होंने काम भक्त कबीर में किया था जो 1942 में रिलीज हुई थी। इसके बाद भारत भूषण को काम मिलने लगा और उन्होंने लगातार एक के बाद एक 15 फिल्मों में काम किया। टूटने वाली मेरी बात से मायूस ना, जिनमें 1943 में आई भाईचारा, 1945 में आई सावन, सुहाग रात, आंखें, भाई बहन, राम दर्शन, बेबस और सागर जैसी कई बेहतरीन मूवीज शामिल रहीं, और वो एक जाने माने एक्टर बन गए। हालांकि अभी तक भारत भूषण सिर्फ एक एक्टर ही बने थे और स्टार नहीं बन पाए थे, लेकिन फिर 1952 में आई मूवी बैजू बावरा, जिसने भारत भूषण को रातों रात चमकता हुआ स्टार बना दिया। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। इस मूवी में उन्होंने तानसेन को भी संगीत में हराने वाले बैजू बावरा का किरदार निभाया था। संगीत सिर्फ तुम्हारी ही जागीर नहीं है तानसेन। संगीत मेरी जागीर नहीं है, मगर मेरी जिंदगी जरूर है। मूवी में उनकी हीरोइन थी मीना कुमारी, जो उस समय पर बहुत बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन इसी मूवी के बाद वो स्टार भी कहलाने लगी थी। लोग झूठ कहते हैं गौरी, मुझे 8वें सुर का पूरा पता है। कैसे? 8वां सुर तुम हो गौरी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, और मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने सिल्वर जुबली मनाई। दूर कोई गाए, सुने ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे।
और भारत भूषण को इतनी लोकप्रियता मिली कि उन्हें ही लोग बैजू बावरा कहकर बुलाने लगे थे। झूले में पवन के आई बहार, प्यार झलके हो। इसके बाद उनकी मूवी आई माँ, और इस मूवी ने भी छप्पड़ फाड़ कमाई की और भारत भूषण का हर कोई दीवाना होने लगा। लाओ हलवा पूरी दाल, हो गया है बुरा हाल, अब तो चूहों ने पेट में धमाल कर दिया। इसके बाद भी आनंद, पहली शादी, हमारी दुनिया और फरमाइश जैसी कई बेहतरीन मूवीज में भारत भूषण ने काम किया। 1953 में भारत भूषण किशोर कुमार और वैजंती माला के साथ दिखाई दिए। मूवी आई लड़की, और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद भी भारत भूषण की कई मूवीज आती रहीं। फिर आई चैतन्य महाप्रभु, और इस मूवी में भारत भूषण ने ऐसी एक्टिंग की कि इसके बाद बड़े से बड़ा एक्टर उन्हें सलाम करने लगा। मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि भारत भूषण की एक्टिंग को लोग आदर्श मानने लगे, और इसी मूवी के लिए भारत भूषण को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद भारत भूषण की मूवी आई सबाब, और इस मूवी में उनकी हीरोइन बनी नूतन, और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। और ये मूवी भी यादगार बन गई। इसके बाद 1954 में आई मीनार, और भारत भूषण की ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही। इसके बाद भी भारत भूषण की कई मूवीज आती रहीं, और फिर आई मिर्जा गालिब, और गालिब के किरदार में भी भारत भूषण ने हर किसी का दिल जीत लिया। ये मूवी भी बड़ी हिट हुई, और आज भी भारत भूषण के इस किरदार की लोग तारीफ करते हैं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बिन बुलाए तो हम खुदा के घर भी न जाते। भारत भूषण अब वो एक्टर बन चुके थे जिनकी एक साल में 10-10 फिल्में रिलीज हो रही थी, और हर मूवी हिट और सुपरहिट हो रही थी, और लोग उनके दीवाने होते जा रहे थे। इसके बाद आई अमानत, और अमानत मूवी में भी भारत भूषण ने एक्टर के तौर पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। और फिर आई बसंत बहार, और ये तो मानो भारत भूषण जी का गोल्डन पीरियड ही चल रहा था। मतलब हर मूवी, हर किरदार हिट हो रहा था, फिर चाहे सैड हो या रोमांटिक, भारत भूषण हर किरदार में चमक रहे थे। दुनिया न भाए मोहे, अब तो बुला ले चरणों में। और हिट मूवीज का सिलसिला बिना रुके लगातार चलता ही जा रहा था। 1957 में भारत भूषण की हीरोइन बनी मधुबाला। मूवी आई गेटवे ऑफ इंडिया, और इस मूवी में मधुबाला के साथ भी भारत भूषण की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। मूवी बड़ी हिट हुई, और हर कोई भारत भूषण का जबरा फैन हो गया। इसके बाद रानी रूपमती आई, और ये भी बेहतरीन मूवी रही। 1958 में भारत भूषण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने, और इस मूवी ने भी उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे। जहां अभी तक वो सिर्फ आशिक और सीधे साधे इंसान का किरदार निभा रहे थे, तो वहीं इस मूवी में वो एक योद्धा और राजा के किरदार में दिखाई दिए, और हर कोई उनकी एक्टिंग देखकर उनका बड़ा वाला फैन बन गया। शाह सिकंदर, मैं चंद्रगुप्त हूँ। आज इस तलवार का जौहर देख लो, और कल ही यूनान लौट जाने का फैसला करोगे। चंद्रगुप्त मौर्य भी उनकी एक यादगार मूवी बनी, जिसके डायलॉग, सीन और गाने सब कुछ हिट रहा। इसके बाद एक बार फिर से मधुबाला भारत भूषण की हीरोइन बनी, और मूवी आई फागुन, जिसे आज भी कल्ट क्लासिक मूवी माना जाता है। इस मूवी का भी हर गाना लाजवाब था, और खासकर मूवी का ये गाना। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे। आज भी सुनकर मन नहीं भरता। फिर सोनी माहिवाल आई, और भारत भूषण की ये भी एक यादगार मूवी बनी, जिसमें एक लवर के किरदार में वो ऐसे जमे कि लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं। इसके बाद भी कल हमारा है, कभी कालिदास, सावन, चांद मेरे आजा और घूंघट जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में भारत भूषण ने काम किया, और वो नंबर 1 एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके बाद आई एक और कल्ट क्लासिक मूवी बरसात की रात,
और इसमें भी भारत भूषण मधुबाला के साथ ही दिखाई दिए और दोनों की जोड़ी सच में पर्दे पर गजब की लगती थी। एक अनजान हसीना से मुलाकात की। अब क्यों लगती थी, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद भी भारत भूषण लगातार कई मूवीज में काम करते रहे। 1964 में भारत भूषण संगीत सम्राट तानसेन बनी और ये भी उनकी एक ऐसी मूवी बनी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसके बाद जहां आरा आई और ये भी भारत भूषण की एक सीरियस किरदार वाली मूवी रही। इसके बाद चांदी की दीवार और दूज का चांद जैसी मूवीज भी आईं और दूज का चांद मूवी ने ही भारत भूषण को बर्बाद भी कर दिया था, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद वो एक बार फिर से सीरियस किरदार में दिखे। मूवी का नाम था तकदीर और इस मूवी में एक दुखी इंसान का किरदार उन्होंने ऐसे निभाया कि लोग उन्हें पर्दे पर देखकर हैरान रह गए। अगर हो सके मुझे भूल जा। भारत भूषण वो एक्टर रहे जिसने लगभग 50 से भी ज्यादा फिल्मों में लीड रोल में काम किया और हर तरह का किरदार निभाया। जो मुकाम उन्होंने देखा उसके लोग सपने देखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी उम्र ढलने लगी और वो मेन किरदार से हटने लगे। 1969 में शशि कपूर की मूवी आई प्यार का मौसम, जिसमें पहली बार भारत भूषण ने पिता का किरदार निभाया और वो उस एक्टर के पिता बने जो उन्हीं के समय का एक्टर था। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आ। और यहाँ से भारत भूषण का जो सपोर्टिंग किरदार का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर भारत भूषण धीरे धीरे एक सपोर्टिंग एक्टर ही बनने लगे और उन्होंने विश्वास, गोमती के किनारे, कसौटी जैसी कई मूवीज में सपोर्टिंग किरदार निभाए। 1975 की सबसे चर्चित मूवी थी जय संतोषी माँ, जिसने शोले को भी टक्कर दी थी और उसमें भी भारत भूषण हीरोइन के बाप के किरदार में ही दिखाई दिए थे। इसके बाद तो मानो भारत भूषण का मेन कैरेक्टर ही बॉलीवुड में खत्म हो गया और वह पूरी तरह से एक साइड एक्टर बन गए थे। भारत भूषण हर तरह का छोटे से छोटा किरदार निभा लेते थे, जिससे उनकी इमेज एक छोटे कलाकार की भी बनने लगी थी। रवि कोई अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप भाई सब हैं, लेकिन उसने कभी किसी से कोई मदद नहीं दी। 1975 से 1983 तक भारत भूषण ने लगभग 50 से भी ज्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए। 1984 में आई मूवी श्रवण कुमार और ये मूवी भी बेहतरीन थी, जिसमें भारत भूषण ने श्रवण कुमार के अंधे पिता का किरदार निभाया था। इसके बाद भी उनकी एक से बढ़कर एक मूवीज आई जिनमें वो छोटे मोटे किरदार निभाते हुए नजर आते रहे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हर साल वो कई मूवीज में काम करते थे और केवल 1988, 89 और 90 में ही, यानी कि हर साल भारत भूषण ने लगभग 10 से भी ज्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए। चलते चलते थक जाए और अपने पूरे फिल्मी कैरियर में भारत भूषण जी ने लगभग 165 फिल्मों में काम किया और वो हर मूवी में काम कर लेते थे। बस खर्चे को पैसे मिल जाएं वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। फिर चाहे कोई भी कुछ भी रोल दे दे, भारत भूषण कर लेते थे। और यही नहीं, भारत भूषण को जब जूनियर आर्टिस्ट के रोल मिलना भी कम होने लगे थे तो उन्होंने मजबूरी में टीवी पर भी काम किया और वो कुछ सीरियल में भी दिखाई दिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो एक्टर कभी सुपरस्टार था और बड़ी से बड़ी हीरोइन उसके साथ काम करने के लिए तरसती थी, वो अचानक से इतना मजबूर हो गया कि साइड किरदार निभाने लगा। तो अब हम बात करेंगे भारत भूषण की पर्सनल लाइफ की। या देखे गम के साए मुझे तुम या। भारत भूषण का विवाह एक्टर बनने से पहले ही हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम था सरला, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई थीं, अनुराधा और अपराजिता। लेकिन बच्चों को जन्म देने के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। फिर बड़ी बेटी अनुराधा भी जन्म से ही पोलियो का शिकार हो गई थी, जो कभी ठीक ही नहीं हो पाया और उसकी भी मौत हो गई। उनकी दूसरी बेटी अपराजिता की भी शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद और 2 बच्चों की मां बनने के बाद उनके पति की मौत हो गई और वो अकेली रह गईं। इसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी, तो भारत भूषण ने उनका ध्यान भटकाने के लिए एक्टिंग में कदम रखने की सलाह दी और फिर अपराजिता ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की।
और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली वो एक्ट्रेस अपराजिता भूषण ही हैं, जो भरत भूषण की सगी बेटी है। बड़े अशुभ अपशकुन हो रहे हैं नाथ। अपशकुन? हमसे पूछे बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है महाराज। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पहली पत्नी की मौत के बाद उनकी दोनों बच्चियों को संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए भरत भूषण ने रत्ना नाम की एक एक्ट्रेस से शादी कर ली थी, जिसने बरसात की रात मूवी में उनके साथ काम किया था। कहा तो ये भी जाता है कि उनके 2 बेटे भी थे, जिनका नाम विजय भूषण और संजय भूषण रखा गया था। मुझे तुम याद आए। एक समय पर भरत भूषण मधुबाला के साथ सबसे ज्यादा मूवीज में काम कर रहे थे और वो मधुबाला को भी चाहने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी उनसे कहा नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इसलिए उन्होंने उस प्यार को अपने दिल में ही छुपा कर रखा और फिर जब मधुबाला की शादी हो गई तो इस प्रेम कहानी का भी अंत हो गया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। एक समय ऐसा भी था जब भरत भूषण की चारों उंगलियां घी में थीं और सिर कढ़ाई में था। मतलब वो इतने मालामाल थे कि पैसे संभालना भी मुश्किल हो जाता था। उनकी हर मूवी सुपरहिट होती थी, फिल्मों की लाइन लगी रहती थी और फीस भी बहुत ज्यादा लेते थे और मूवी थिएटर में कई हफ्तों तक चलती रहती थी। भरत भूषण इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने बंबई और पुणे में 3 बंगले खरीद लिए थे और कई जगह प्रॉपर्टीज भी खरीद ली थी। और यही नहीं, भरत भूषण के साथ उस समय की न्यू ब्रांड वाली कई कारें थीं और वो एक राजा वाली जिंदगी जी रहे थे। मतलब ऐसी कि अगर हगने भी जाएं तो ब्रांडेड कार में। पर्सनालिटी परफेक्ट, मेकअप मार्वलस, सक्सेस गारंटीड, डोंट वरी। उनके पास ढेर सारा पैसा था और ये बात उनके सगे भाई आर चंद्रा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी कि जहां उनका जो भाई सीधा साधा और मृदुभाषी है और किसी से भी कभी बहस तक नहीं करता, मतलब भोला भाला है, लेकिन फिर भी वो करोड़पति है और मैं इतना समझदार होने के बाद भी गरीब हूं, तो फिर उसने अपने ही सगे भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। भरत भूषण के भाई ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो इसे और ज्यादा बढ़ाओ और तुम फिल्में प्रोड्यूस करो ताकि और भी पैसा कमाया जा सके। भरत भूषण सीधे साधे थे और उन्होंने अपने भाई की बात को तुरंत मान लिया और फिल्मों में पैसे लगाने लगे। बसंत बहार और बरसात की रात जैसी फिल्में बहुत ज्यादा हिट हुईं और भरत भूषण ने प्रोड्यूसर बनकर भी खूब पैसे छापे। मैंने काम क्या किया, सबने साथ जो दिया, उनकी पैंट कोट काट के रुमाल कर दिया। लेकिन फिर उनके भाई ने उनसे कहा कि तुम इतने बड़े एक्टर हो तो अपने नाम से प्रोड्यूस मत करो, किसी और के नाम से करो, ताकि अगर मूवी फ्लॉप भी हो जाए तो तुम्हारा नाम खराब ना हो। हालांकि ये उसकी एक चाल थी जिसमें भरत भूषण फंस गए और वो अपने ही भाई आर चंद्रा के नाम से फिल्में प्रोड्यूस करने लगे। इस तरह से पैसा भारत भूषण का होता था और नाम उनके भाई का। लेकिन उनका भाई यही नहीं रुका, धीरे धीरे उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उनके पैसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगा। उसने खुद के बेटे को लॉन्च करने के लिए बड़े बजट की मूवी बनाई और एक साथ कई मूवीज में भारत भूषण का पैसा लगा दिया। अचानक से जो भारत भूषण करोड़ों में खेल रहे थे, उनकी कंपनी नुकसान में जाने लगी, क्योंकि अंदर के घपले उनका सगा भाई ही कर रहा था। धीरे धीरे उसने भरत भूषण का पूरा पैसा हजम कर लिया और भरत भूषण को यही लगा कि जिन फिल्मों में पैसा लग रहा है वो फ्लॉप हो रही हैं, इसलिए सारा पैसा डूब रहा है। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। लेकिन अभी असली खेल होना बाकी था। भरत भूषण के भाई ने उससे कहा कि तुम एक बड़े बजट की मूवी बनाओ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर भरत भूषण ने दूज का चांद मूवी प्रोड्यूस की, लेकिन इस मूवी में इतना पैसा लगा कि भरत भूषण बर्बाद ही हो गई। मतलब मूवी बनते बनते ही उनकी कंपनी घाटे में पहुंच गई और भरत भूषण के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया। जब ये मूवी रिलीज हुई तो सुपर फ्लॉप हो गई, जिससे भरत भूषण रातों रात करोड़पति से
करोड़पति बन गए। उन्हें बहुत देर से ये बात समझ में आई कि उनके घाटे को 4 गुना बढ़ाकर बताने वाला उनका सगा भाई ही है। लेकिन अब चिड़िया खेत चुग चुकी थी। भारत भूषण पर कर्जा इतना बढ़ गया था कि उन्हें अपनी सभी कारें बेचनी पड़ी, वो भी ऐसी कारें जो उस समय किसी दूसरे एक्टर के पास नहीं होती थीं। घर भी बेचना पड़ा और जितने बंगले थे वो सब भी बेचने पड़े। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें तक रद्दी के भाव में बेचने पड़ी। मतलब अब इतना घाटा, और वो भी अचानक से, सोचने पर मजबूर जरूर करता है। लेकिन भारत भूषण ने अपने भाई से कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप कर्जे उतारने में लगे रहे। और जो भारत भूषण कभी कई बंगलों और ब्रांडेड गाड़ियों का मालिक हुआ करता था, अब वो किसी साधारण इंसान जैसा बन गया और किराए के घर में रहने को मजबूर हो गया था। अगर हो सके मुझे भूल जा। यहाँ भारत भूषण के एक खास बंगले का जिक्र करना भी जरूरी है। कहा जाता है कि भारत भूषण के पास एक बंगला था जिसे लकी और श्रापित दोनों माना जाता था। जब तक भारत भूषण इस बंगले में रहे तो वो दिन दुगनी और रात चुगनी कर रहे थे और उन्हें वो सफलता मिल रही थी जिस पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब असंभव काम भी उनके लिए आसान हो जाता था। लोगों का मानना था कि वो बंगला भूतिया है और उसमें काली शक्तियां हैं। जो भी उसमें रहता है वो उसकी किस्मत चमका देती हैं। लेकिन अगर उसे कोई नकार दे तो फिर वो उसे बुरी तरह से बर्बाद भी करता है। भूषण जी का परिवार उस बंगले में नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो उसे भूतिया मानते थे। इसलिए उन्होंने वो बंगला छोड़ दिया और जैसे ही भारत भूषण उस बंगले से बाहर हुए तो उनका बुरा दौर भी शुरू हो गया। या देखे गम के साए मुझे तुम या। ये बात सच तब ज्यादा लगने लगती है जब इससे जुड़ी दूसरी कहानियां पता चलती हैं। कहा जाता है कि भारत भूषण से ये बंगला राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया था, जो उस समय पर छोटे मोटे एक्टर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये बंगला उनके पास आया तो वो जुबली कुमार बन गई और फिल्में ऐसी चली कि हर कोई हैरान रह गया। लेकिन उनका परिवार भी इस बंगले की भूतिया रहस्य और कहानियों से परेशान होने लगा, तो उन्होंने भी ये बंगला छोड़ दिया और बंगला छोड़ते ही वो बुरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर यही बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा और राजेश खन्ना ने जो सुपरस्टारडम देखा उसे कौन नहीं जानता। लेकिन फिर से भूतिया खबरों और विवादों के बाद राजेश खन्ना ने भी ये बंगला छोड़ दिया था और जब उन्होंने ये बंगला छोड़ा तो उसके बाद उनका दौर ऐसा गया जिस पर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बंगला श्रापित था। तो भारत भूषण जी भी अब बर्बाद हो चुके थे। किराए के कमरे में रहते थे, फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन भारत भूषण को दुख इस बात का होता था कि जिस इंडस्ट्री के वो इतने बड़े स्टार रह चुके हैं, उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी हैं, अब वही इंडस्ट्री उनके साथ गंदा व्यवहार करने लगी है। लोग उन्हें हल्के में लेते हैं और जानबूझकर किसी जूनियर आर्टिस्ट की तरह छोटा मोटा किरदार देते हैं। मैं ये सिगरेट बेचकर अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। लोगों ने उनसे दूरी बना ली और पूरी तरह से मुंह फेर लिया था और वो सुपरस्टार से जूनियर आर्टिस्ट बन गए। बसों में धक्के खाने लगे, टैक्सी में फिल्म की शूटिंग पर पहुंचते थे, बड़ी मुश्किल में रहने लगे और खाने का इंतजाम कर पाना भी उनके लिए मुश्किल होने लगा। अंतिम समय और भी बुरा बीता। जब वो बीमार हुए तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और इसी हालत में अपने दुख और तकलीफ से लड़ते हुए 27 जनवरी 1992 को 71 साल की उम्र में भारत भूषण जी का निधन हो गया। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भर। भारत भूषण जी वो इंसान रहे जिससे कभी एक विवाद तक नहीं जुड़ा। उन्होंने बड़ी से बड़ी हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन ना किसी से कोई टकरार हुई और ना ही किसी तरह की कोई अफवाह उड़ी। उनकी इमेज पानी की तरह साफ रही। वो अच्छे से जानते थे कि उनकी बर्बादी का कारण उनका सगा भाई ही है, लेकिन कभी उससे एक शब्द तक नहीं कहा और चुपचाप दुख और तकलीफ सहते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु मूवी रिलीज हुई थी तो उसमें वो एक भगवान के किरदार में दिखाई दिए थे। एक दिन वो एक जगह बैठकर सिगरेट पी रहे थे कि तभी एक आदमी ने आकर उनसे कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु हैं और आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप उनका किरदार निभा चुके हैं। और इसके बाद हमेशा के लिए भारत भूषण ने सिगरेट को अलविदा कह दिया और दोबारा कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया।
और ये सब बातें उन्हें सच में महान बनाती हैं और फिल्मी विचार उनके व्यक्तित्व को सल्यूट करता है। लिखता है वो तकदीर